वैलक्रिएट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर राजेश फेरवानी साहब हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा ये मार्केट का ट्रेंड ही समझना चाहूँगा। आई मीन ऑफ कोर्स डेली मूवमेंट पर आप कमेंट नहीं करते हैं, बट जो आज हो रहा है वो काफ़ी यूनिक है। बैंक्स देखिए, और स्पेशली प्राइवेट बैंक्स जो बड़ा ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, और उसके सामने मिड और स्मॉल कैप्स देखिए जो पिछले एक साल से बहुत ही बड़ी तेज़ी में थे, वहाँ पर शार्प करेक्शन इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से आ रहा है। ये क्या एडजस्टमेंट दिखा रहे हैं बाजार? मार्च का भी महीना है, तो इस समय क्या मूड माहौल आपको दिख रहा है सर बाजार का? बहुत बहुत शुक्रिया। मार्केट ने जो रैली दिखाया लास्ट ईयर, वो हम ये समझ के चलना चाहिए कि ये रैली अब हमारे पीछे है। ये साल मार्केट ने काफी रिटर्न दिखाया नहीं है, और इसके रीजंस बहुत हैं। एक तो वैल्यूएशन हमारी मिड और स्मॉल कैप्स में एक तरह से वन स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर चली गई है, और निफ्टी की वैल्यूएशन एक फेयर लेवल पे आ गई है। तो अगर आप देखें तो काफी स्टॉक्स में रैली बहुत आया है, और खास करके पब्लिक सेक्टर कंपनीज में रैली बहुत आया है। काफी स्टॉक्स 5 और 6 गुना हो गए हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत मार्केट में बढ़ गए हैं। जब मार्केट में एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं तब एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट का भी एंगल आ जाता है, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं तो अर्निंग्स को उस एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच करना बहुत जरूरी है, और अगर अर्निंग्स नहीं आते हैं तो फिर कहीं पे वो करेक्शन भी आ जाता है। ये साल हमने वो भी देखा है कि एफआईआई का सेल हुआ है। आप लास्ट ईयर देखें तो एफआईआई ने 1,70,000 करोड़ का खरीदारी किया है। अगले इस 2 महीने में हमने देखा है 25,000 करोड़ का सेल किया है। तो वो भी एक आप इम्पैक्ट समझ सकते हो मार्केट पे। जब भी एफआईआई बेचते हैं तो एक लिक्विडिटी इम्पैक्ट आ ही जाता है। प्लस वैल्यूएशंस भी बहुत महंगे हो गए थे कुछ कुछ पॉकेट्स में, और उसका भी एक इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे आ रहा है। इलेक्शंस क्लोज आ रहे हैं, और एक इवेंट सॉर्ट ऑफ बोलते हैं, जो इवेंट आने वाला है वो क्लोज है, तो उसके पहले शायद एक इफेक्ट आ रहा है कि भाई हमारे बेस्ट जो फेस था मार्केट का, हमारे बेस्ट वैल्यूएशंस हमारे पीछे हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इंडिया स्टोरी कंटिन्यू होगा। ये साल कंसोलिडेशन फेज चलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में आप देखोगे कि वापस इंडिया का रैली हो सकता है। टाइम के लिए बाजार करेक्शन या कंसोलिडेशन एक दिखा सकता है, बट जो ब्रॉडर आउटलुक है वो अच्छा है। तो सर किस तरह के आउटलुक के साथ इस समय पोर्टफोलियो में भी बदलाव करने चाहिए? क्या कुछ करना चाहिए पोर्टफोलियो में, अरे यार रहने दें जैसी सिचुएशन है, अपने आप ये प्ले आउट हो जाएगा? देखिए, इसमें हम तो पोर्टफोलियो रोज देखते हैं। हमारा रेगुलर एक तरह का एनालिसिस रहता है कि ये पोर्टफोलियो में क्या महंगा हो गया है। अर्निंग्स की औकात से ज्यादा स्टॉक्स चले जाए तो हम उन स्टॉक्स को फिर रीबैलेंस कर देते हैं। हमारा पोर्टफोलियो इतना बदला नहीं है। हमारा फोकस जो स्टॉक्स पे है, हमारे स्टॉक्स जो हमारी पोर्टफोलियो में ज्यादा भारी है, हमने उनको ज्यादा चेंज नहीं किया। लेकिन हाँ, हमने उन कंपनीज को ऐड किया है जहां पे हमें लगता है कि एक तो रैली नहीं हुआ है, और जहां पे लगता है कि वर्स्ट इज इन द प्राइस। मतलब जहां पे समझो मार्केट बुल मार्केट चल गया है, लेकिन वो स्टॉक्स इतने चले नहीं है। जैसे हमने केमिकल्स और एग्रोकेमिकल सेक्टर में अभी ऐड करना शुरू किया है, क्योंकि हमको लगता है कि नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर में इनकी बहुत टर्न अराउंड आ सकती है अर्निंग्स में। और जो लास्ट 3 साल में केमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स में हिट आया है, क्योंकि China+1 फैक्टर चले गया था। चाइना इनफैक्ट इन्वेंट्री डंप कर रहा था मार्केट में, उससे प्राइसेस कम हो रहे थे और वॉल्यूम्स भी हिट हो रहे थे। तो हमने कुछ स्टॉक्स ऐड किए किए हैं उसमें, और उसमें हमारा पोजीशन बढ़ गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मार्केट बेयर या करेक्शन जैसा कुछ फेज आ सकता है तो ये स्टॉक्स में इतना नहीं आ सकता है, क्योंकि इनकी जो अर्निंग्स है वो रिबाउंड हो सकती है। तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। अंडरस्टूड सर। कंजम्पशन में क्या कर रहे हैं इस समय सर? तो अभी कंजम्पशन में देखिए, एफएमसीजी कंपनीज वैसे भी महंगे थे, और हमने देखा है कि रूरल मार्केट में इतना रिकवरी नहीं आया है अभी तक। और जब तक रूरल मार्केट में रिकवरी नहीं आएगा तो एफएमसीजी सेक्टर पे इम्पैक्ट आएगा ही। और ज्यादातर अगर आप देखिए तो ये सेगमेंट में टाइम करेक्शन जैसा हो गया है, क्योंकि ये कंपनीज कुछ 50, 60, 70 टाइम्स पे चल रहे थे। काफी सालों से इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। वैल्यू स्टॉक्स नहीं थे, लेकिन एक तरह के क्वालिटी स्टॉक्स थे ये।
जहाँ पे लोगों ने इनको काफी हाई मल्टीपल दे दिया था। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है इस बिजनेस में, लेकिन यहाँ पे एक तरफ से मार्केट हमारा जो है वैल्यू मार्केट है। इस मार्केट में वैल्यू स्टॉक्स ज्यादा चले हैं, और हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो, या हाई रिटर्न स्टॉक्स जो थे, वहां पे थोड़ा स्लो डाउन आया है, वहां पे थोड़ा टाइम करेक्शन बोल सकता हूँ। तो मुझे लगता है कंजम्पशन में अभी भी टाइम है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन भी मुझे लगता है थोड़ा टाइम है। इस सेक्टर में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में अगर आप देखें तो होम इंप्रूवमेंट में मुझे थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि वहां पे हाउसिंग गैप बहुत बड़ी है। हमारी जो हाउसिंग फाइनेंस पेनिट्रेशन भी है कंट्री में, सिर्फ 11% है ऑफ जीडीपी, और हाउसिंग ग्रोथ अच्छा आ रहा है, रियल एस्टेट ग्रोथ अच्छा आ रहा है। तो उस सेगमेंट में जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे मुझे ग्रोथ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके तो वहाँ पर थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट देखते हैं, इलेक्शन ईयर है तो कंजम्पशन पर तो ऑफ कोर्स हमारा फोकस बना ही रहता है। सर एक राय एनबीएफसीज पर भी लेनी है, क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बढ़ा दिया है। बाजार में एक डर भी है रेगुलेटरी रिस्क को लेकर। आपका क्या व्यू होगा इस समय? तो ये साल अभी एनबीएफसी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। एक तो आरबीआई एक्शंस आ रहे हैं, गोल्ड में देखिए, या लोन अगेंस्ट आईपीओ जो जो आया है। डिजिटल सेगमेंट में भी आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं। अ, अगर हमारे इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं, और हमारे जो लेंडिंग रेट्स उस तरफ से ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो मार्केट में फंड रेज करने के लिए कंपटीशन ज्यादा होगी। और पहले जो कॉस्ट ऑफ फंड्स में आते हैं वो है बैंक्स। तो बैंक्स के लिए वो सिचुएशन बेटर है। एनबीएफसी बैंक से लोन लेते हैं, फिर आगे जाके लैंड करते हैं। तो मुझे लगता है हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में एनबीएफसी का सिचुएशन थोड़ा खराब रहेगा। माइक्रो फाइनेंस हो, या आप जनरल एनबीएफसी बोले, तो थोड़ा एनबीएफसी से मुझे लगता है बच के रहना चाहिए। मेरा ज्यादा फोकस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे, जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई या पंजाब नेशनल बैंक अगर आप देखें, तो उनके लिए ये एक ब्लू स्काई सिनेरियो है। प्राइवेट सेक्टर बैंक से आज भी 1 टाइम प्राइस टू बुक या 1.5 प्राइस टू बुक से सस्ते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है ज्यादा बेटर एक्सपोजर ज्यादा बेटर है। सर फ्रेश निवेश कर सकते हैं इन लेवल्स पर भी पीएसयू बैंक्स में? बिल्कुल। पीएसयू बैंक्स में आज भी देखिए, इन सब बैंक्स में एक तो टॉप जो बैंक्स हैं, जैसे मैंने बताया एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो बैंक्स हैं, लास्ट 5-6 साल में इनके एनपीएस भी काफी घट गए हैं। आज 2% पे आके रुके हैं एनपीएस। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ज्यादा अंतर नहीं बचा है ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में। और ये अगर बरकरार रहेगा, जैसे अभी गवर्नमेंट ने जो लेंडिंग के लिए सिचुएशन बनाया है, तो पहले जो था सिचुएशन जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंडिंग हो रही थी और डिफॉल्ट्स हो रहे थे, अब वो खत्म हो गया है। आपने एनसीएलटी मैकेनिज्म बना दिया है, आपने पूरा रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म बना दिया है, एआरसीज आ गए हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके लिए ये एक तरह से एक न्यू लीज ऑफ लाइफ जो बोलते हैं ना, हो गया है लास्ट 2 साल में। और यहाँ से एनपीएज शायद उनके बरकरार रहेंगे या कम भी हो सकते हैं। तो क्रेडिट कॉस्ट कम हो गए, आरओईज आपके 15 से 17% हो गए। और जब आपके आरओई सस्टेनेबली 15 से 17% रहेंगे 2 साल तक, तो आपकी जो ये मल्टीपल है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, ये गैप कम होती जाएगी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। एब्सोल्युटली सर, अंडरस्टूड। और इसलिए पीएसयू बैंक्स पर स्पेशली वैल्यू है। कोई और पीएसयू सेक्टर्स जो अच्छे दिख रहे हो, क्योंकि एज अ ब्रॉडर थीम आल्सो पीएसयूज, रेलवेज, पावर, यहाँ पर बड़ी रैली ऑलरेडी बन चुकी है सर। देखिए, अभी रेलवेज और ये पावर में जो हुआ है, आई थिंक इसमें क्या है, हम इंग्लिश में बोलते हैं जंप द गन। थोड़ा ज्यादा ही उन स्टॉक्स में एक्शन हुआ है। मैं डिफेंस में ज्यादा पॉजिटिव हूँ। अगर आप देखें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो एक बहुत बढ़िया डिफेंस कंपनी है, ये सब जो स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ ये हमारे पास है पोर्टफोलियो में, ये मेरा डिस्क्लेमर है। तो जो डिफेंस में गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है लास्ट 2-3 साल में, वो बरकरार रहेगा। और जो कंपनीज अच्छी कंपनीज है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको आकाश मिसाइल का ऑर्डर मिलते रहता है, वहां पे एक्सपोजर हमारा अच्छा है। रेलवेज में मुझे लगता है काफी रैली हो गया है ये स्टॉक्स में। और ये 10-15 साल से ये कंपनी चले नहीं है, और आज इनमें रिटर्न आया है। रेलवेज के जो सप्लायर्स हैं, हमारी एक्सपोजर वहां पे ज्यादा है। जैसे अभी आप देखो कि
रोलिंग स्टॉक सप्लायर्स, जैसे अभी सीजी पावर है, सीजी पावर हमारे पास है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। इसमें मुरुगप्पा ग्रुप ने 2 साल पहले खरीद लिया था। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंजीनियरिंग सेक्टर है, वो केपेक्स रिलेटेड है, और वहां पे सब आपके ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेगमेंट आ जाते हैं, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे। सो सीजी पावर हर एक सेगमेंट से कनेक्टेड है, जैसे ट्रांसफार्मर्स हो, इंडस्ट्रियल मोटर्स हो, रोलिंग स्टॉक हो। तो ये कंपनी ने लास्ट 2 साल में डेमोन्स्ट्रेट किया है, एक तो उनका लोन जीरो हो गया है, उनकी बुक्स पे जो होल था वो चले गया है, और मैनेजमेंट क्वालिटी को देख के अगर हम बात करें तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी अर्निंग्स में बिल्ट नहीं हो रही है, और वैल्यूएशन में भी बिल्ट नहीं हो रही है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी पे आप देखो तो लास्ट 1 हफ्ते में उन्होंने एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है सेमीकंडक्टर प्लांट डालने का। तो यही जो चीज है, ऐसी कंपनीज में ये पॉजिटिव सरप्राइज आते रहेगा। मुझे लगता है सीजी पावर एक अच्छा कंपनी है अगर आपको इंडस्ट्रियल या इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स गवर्नमेंट का प्ले करना है। गॉट इट। तो चलिए, कुछ स्पेसेस हैं इस यहाँ पर जहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी, बट सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी है, कौन सा सेक्टर है, कहाँ पर आपको मूव आती हुई दिख सकती है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और अपनी बाजार पर व्यू शेयर करने के लिए, किस तरह की थिंकिंग और अप्रोच इस समय होनी चाहिए। थैंक यू सर।